दो दोस्त होते हैं, वो कॉलेज में कई साल पढ़ाई करने के बाद जब बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, तो मिलकर अपने करियर की तलाश में जुट जाते हैं और अपने गांव से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं नौकरी करने के लिए। नौकरी कर रहे थे और धीरे-धीरे करके साल दर साल ऐसे गुजर रहे थे। ये बात है 2024 के आसपास की। इसी बीच में एक दोस्त अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है और वो अपनी पत्नी को साथ रखने लगता है। तभी फैसला करते हैं कि क्यों ना हम साथ-साथ रह लेते हैं। साथ रहेंगे तो खर्चा भी कम होगा, खाने-पीने पर भी खर्चा कम होगा और जो किराया है कमरे का वो भी बचेगा। इसी बीच में जब एक दोस्त होता है उसकी नीयत में खोट आ जाता है। जब दोस्त की पत्नी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, तो वो मौका पाते ही उसकी बाथरूम से उसका वीडियो बना लेता है, साथ ही फ़ोटो बना लेता है। लेकिन इस बात की उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी और वक़्त आगे बढ़ जाता है। एक बार फिर से उसे मौका मिलता है, तब भी वो दोस्त जो कि उसकी पत्नी होती है दोस्त की, जैसे बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, तो उसकी न्यूड वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। अब यहाँ से वो अलग-अलग हो जाते हैं, लगभग इस वीडियो बनाने के 1 या डेढ़ साल पहले की बात है। वो मौका पाता है और मौका पाते ही अपने दोस्त को कुछ इस ऐसी बात कहता है कि मेरे पास तुम्हारी पत्नी की गंदी वीडियो है, फ़ोटो है, अगर तुमने मेरी माँगें पूरी नहीं की, मेरी बात नहीं मानी, तो मैं उन्हें वायरल कर दूँगा। जैसे ही दोस्त को ये बात पता चलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसके साथ कई साल तक पढ़ाई की, जिसके साथ लगभग 1 दशक यानी कि 10 साल तक नौकरी की, उसके साथ खाते थे, पीते थे, एटीएम हो या फिर मोबाइल का पिन हो, सब कुछ उसको पता है। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो सीधे-सीधे गद्दारी है। उसने रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की कि ऐसा मत करो, ये मेरी पत्नी की लाइफ का सवाल है। यहीं से एक विवाद पैदा हो जाता है और विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि कत्ल हो जाता है और कत्ल के बाद 9 टुकड़े शरीर के करके वो शहर के इर्द-गिर्द फेंक दिए जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दोस्त ने अपनी दोस्त को दगा देने के लिए ऐसा कुछ भी किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना गुजरात प्रदेश के जिला भरूच की है। दरअसल भरूच जिले का एक थाना लगता है सी डिवीजन पुलिस स्टेशन और यहाँ पर ही एक भोलाव के पास एक जीआईडीसी है। 29 मार्च 2025 की शाम लगभग साढ़े 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक राहगीर रास्ते से जा रहा था और इसी बीच में उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। दरअसल कुत्ता एक नाले की तरफ से एक पॉलीथीन उठाकर ले आता है और पॉलीथीन उठाकर लाने के बाद वो उसे रख कर उस पॉलीथीन को फाड़ने की खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके अंदर जो सामान रखा है उसको वो आराम से खा सके, उस आदमी की नज़र एक टकटकी उस कुत्ते पर पॉलीथीन पर लगी थी, साथ ही उस कुत्ते पर भी लगी हुई थी। कुत्ता काफ़ी देर से जिद्दोजहद कर रहा था, आखिरकार वो उस पॉलीथीन को फाड़ लेता है। जैसे ही पॉलीथीन फटती है उसके अंदर एक सर होता है। सर को देखकर राहगीर की आँखें बड़ी हो जाती हैं, परेशान हो जाता है और वो इससे पहले कि कुछ कह पाता बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता है, उसको गिरते हुए आस-पास के जो लोग थे उन्होंने देखा। अब वो दौड़कर उसके पास आते हैं, उसे जगाते हैं और होश में लाते हैं। जैसे ही वो होश में आता है, वो ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसने लोगों से कहा कि वो देखो, उस कुत्ते के पास एक पॉलीथीन है और पॉलीथीन के पास एक सर है, जो कि किसी इंसान का है। जैसे लोगों ने देखा, वहाँ हड़कंप मच जाती है। लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। इसी बीच में नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो होता है, वहाँ सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक पॉलीथीन है, उसके अंदर एक मानव का सर है। किसका है, किसका नहीं है, पुलिस इस मामले की जाँच-पड़ताल में जुट जाती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सर है तो बाकी का हिस्सा कहाँ है? पुलिस ने आसपास के इलाकों को देखना शुरू किया और देखने के बाद पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 29 मार्च 2025 को आखिरकार कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस ने लगभग जो इस जिले के 31 पुलिस स्टेशन होते हैं, सभी में सूचना प्रसारित कर दी जाती है कि एक व्यक्ति का इस तरह से सर मिला है। साथ ही पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि ये जो बाकी का हिस्सा वो है, वो भी मिल जाए और जो गायब है, जिसकी ये हत्या हुई है, कौन है वो, कहाँ से है, क्यों हत्या हुई है? पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे। पुलिस उन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। पुलिस ने ज़्यादा कहीं वो स्थानीय लोग जो थे, वो जो है इस सवाल के बारे में जवाब उनका जानना चाहते थे कि आखिरकार वो कुत्ता किसका सर लेकर घूम रहा था? किसके सर को खाने की कोशिश कर रहा था? आखिरकार पुलिस ने जब कोशिश की, तो 29, 30 और 31 मार्च ये साथ ही 1 अप्रैल और 2 अप्रैल पुलिस को अलग-अलग जगह पर लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में 9 हिस्से मिल जाते हैं शरीर के। अलग-अलग 9 हिस्से होते हैं। पुलिस ने जब उन सारे के सारे हिस्सों को जोड़ा, जोड़ने के बाद एक पूरी लाश बनकर तैयार हो जाती है और लाश थी लगभग 30 से 35 साल के एक युवक की, व्यक्ति की। कौन था वो युवक? किसने की थी हत्या? आखिरकार पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूँढने में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई जवाब मिल नहीं रहा था।
आखिरकार पुलिस ने जब गौर से देखा, जब पोस्टमार्टम की टीम जो पोस्टमार्टम कर रही थी, डॉक्टरों ने देखा कि उस लड़के की जिसकी हत्या हुई है, उसके हाथ पे लिखा हुआ था कुछ स्टाइलिश, इस साइड पे सचिन सचिन कर्व में लिखा हुआ था। और जैसे ही पुलिस ने ये जानकारी जुटाई कि आखिरकार ये सचिन ऐसा तो नहीं है कि उसके परिवार का हो, ऐसा तो नहीं है किसी और का हो, लेकिन सचिन तो एक किसी आदमी का ही नाम होता है, किसी लेडीज का तो होता नहीं है। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये नाम हो सकता है कि इस लड़के का हो। अब पुलिस ने आसपास के थानों में हर जगह ये पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि 28 मार्च 2025 को भरूच जिले का एक थाने के अंदर एक लड़के की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। और वो गुमशुदगी दर्ज कराने वाला एक लड़का है जिसका नाम मोहित चौहान होता है। दरअसल मोहित चौहान के पास जो है ये खबर भेजी जाती है कि एक लाश मिली है हमें, और जो अलग अलग उस लाश के टुकड़े में है, आकर जरा पोस्टमार्टम हाउस में जाकर देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आपके परिचित की लाश हो। जैसे ही मोहित चौहान वहां जाता है, उसने लाश के टुकड़े देखे, टुकड़े देखने के बाद जो कपड़े मिले थे या जो भी चीज मिली थी वहां आसपास, तो जब देखा, देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दरअसल सचिन उसी के भाई का नाम होता है। सचिन रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का। एक थाना लगता है चांदपुर, और चांदपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हरपुर। हरपुर का वो रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास बताई जाती है। मोहित चौहान ने जैसे ही अपने भाई की लाश देखी, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर पर फोन करता है, और घर पर फोन करने के बाद पूरी कहानी बताता है कि भैया का तो किसी ने हत्या कर दी है। दरअसल वो पुलिस को बताता है कि उससे 25 मार्च 2025 से संपर्क टूट चुका था। दरअसल उसकी जो भाभी है जिनका नाम पारुल है, एक भतीजा है जिसका नाम शिवांश है, जिसकी उम्र लगभग अभी 4 साल के आसपास है। भैया, भाभी और भतीजा वो भरूच में ही रहते थे। और ये 7 मार्च 2025 को ससुराल में एक शादी थी, बच्चे और बीवी को लेकर वो गांव चले गए थे। इसलिए वो बच्चों और बीवी को तो गांव छोड़कर चले जाते हैं, वापस अपने नौकरी करने लगते हैं। भाभी ने उसकी 25 मार्च को इसलिए संपर्क किया था क्योंकि वो रेल का रिजर्वेशन का टिकट भेजने वाला था, इसीलिए फोन कर रहे थे, लेकिन फोन पर संपर्क नहीं हो रहा था, नंबर बंद आ रहा था। आखिरकार करें तो क्या करें, इस बीच में उसे एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिलता है। और संदेश में साफ साफ लिखा हुआ था मैसेज में कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, मैं किसी और महिला से शादी करना चाहता हूँ, मेरे हाथों एक कत्ल हो गया है। जैसे ये टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ था, भाभी परेशान हो जाती है। उसने मोहित से कहा, यानी कि सचिन के भाई से, कि आकर तुम वहां जो है ढूंढने, वो आकर ढूंढने लगता है। उसने हर संभव प्रयास किया, और प्रयास करते करते जब वो सफलता नहीं मिलती, तब वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है, जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। उधर पुलिस अक्सर ऐसे ही मामलों में, पुलिस जब गुमशुदगी के मामले होते हैं तो पुलिस ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। जब बड़ा अपराध हो जाता है कोई, तब पुलिस जो है सजग होती है, सतर्क होती है। आखिरकार जब एफआईआर दर्ज करवाई जा रही थी, तो इस बीच में एक और दोस्त था जिसका नाम था शैलेंद्र। शैलेंद्र होता है, शैलेंद्र भी साथ था। लेकिन इन दोनों, जो मोहित चौहान और उसके दोस्त शैलेंद्र से ये कहा जाता है कि तुम्हें शहर नहीं छोड़ना है, जब तक पुलिस तुम्हें बुलाएगी, हो सकता है तुम्हें बुलाए, तो तुम्हें तत्काल प्रभाव से हमारे पास आना है। जैसे ही पुलिस ने ये बात कही, उन्होंने कहा साहब ठीक है, लेकिन जो शैलेंद्र होता है, शैलेंद्र के चाचा का इंतकाल हो जाता है, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। शैलेंद्र कहता है मोहित से कि भैया मुझे तो अपने गांव जाना है। दरअसल जो शैलेंद्र होता है वो उसका खास दोस्त होता है, जो मरने वाला है सचिन, उसका खास दोस्त होता है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना नूरपुर गांव लगता है उसका, जोगीपुरा, वहां का वो रहने वाला होता है। चला जाता है। पुलिस ने कहा मोहित से कि तुम्हारा जो भाई का दोस्त है शैलेंद्र, वो कहाँ पर है। वो कहता है कि शैलेंद्र अपने गाँव चला गया है, घर चला गया है। क्यों चला गया है? वो कहता है कि उसके चाचा का इंतकाल हो गया है, इसलिए वो उनके पास चला गया है। पुलिस ने जब इस बात की तस्दीक करने की, जानकारी जुटाने के लिए आखिरकार ये पता किया कि गुजरात की पुलिस ने बिजनौर की जो पुलिस है उससे वाकई जो संपर्क किया कि ऐसा कुछ बात है। जैसे ही बात पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि यहाँ पर कुछ झोल है। शैलेंद्र ने कहानी सुनाई थी, ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे फिर से बातचीत करने की कोशिश की कि तो पता चलता है कि उसने फिर एक नई कहानी सुना दी पुलिस के लिए। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था, वो कोई और नहीं था बल्कि शैलेंद्र था। और शैलेंद्र जो होता है वो सचिन चौहान का बहुत खास दोस्त होता है। आखिरकार पुलिस ने मौका पाते ही बिजनौर का रुख किया, नूरपुर का रुख किया, उसके पास उसका जो गांव है जोगीपुर का, वहां का रुख किया, उसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही साथ लेकर जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, आखिरकार जो असल कहानी है कहते हैं वो सुनाओ, और ये तुम्हारी बेकार की कहानी हमें नहीं सुननी। जब जैसे तुमने अपने दोस्त का हत्या उसकी क्यों की, इसके पीछे का क्या कारण है। दरअसल जब वो कहानी सुनाता है तो बताता है कि अब से लगभग कई साल पुरानी बात है, लगभग 12 या 13 साल पुरानी बात है। दोनों दोस्त ने मिलकर बीएससी की पढ़ाई साथ साथ की,
और बीएससी की पढ़ाई साथ-साथ करने के बाद नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं, बिजनौर छोड़ते हैं और यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर दूर यानी कि गुजरात के भरूच में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक इलाका लगता है दहेज और दहेज इलाके में एक बायोटेक कंपनी होती है। बायोटेक कंपनी में दोनों साथ-साथ काम करते थे, साथ-साथ रहते थे। वक़्त आगे बढ़ रहा था, दोस्ती गहरी थी, एक-दूसरे से एटीएम के पिन भी पता था, एक-दूसरे का मोबाइल का जो पिन होता है वो भी पता था। इसलिए कोई बात छुपी नहीं थी दोनों के बीच में, एक-दूसरे से इतना प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में कोई भी कुछ कोई ऐसा बंधन नहीं था जो कोई उसे रोक सके। इसी बीच में बात है साल 2023 या 24 की। शैलेंद्र की पत्नी आ जाती है रहने के लिए। सचिन और शैलेंद्र आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि तुम अकेले कहाँ रहोगे, इसलिए एक काम करते हैं, साथ-साथ रह लेते हैं। शैलेंद्र की पत्नी एक दिन नहाने के लिए जब बाथरूम में जाती है, तो सचिन के दिमाग में न जाने क्या खुरापाती आइडिया आता है, उसके मन में उसको लेकर खोट आ जाता है और उसने अपने ही दोस्त की पत्नी जिसको भाई से ज़्यादा प्यार करता था, वो दोस्त जिस पर जान छिड़कता था, उस दोस्त की पत्नी जब नहाने के लिए जाती है तो मौका पाते ही उसका वो वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद 1-2 बार उसे मौका मिलता है और 1-2 बार इसी तरह से वो काम कर लेता है। कुछ वक़्त आगे बीत जाता है, फिर ये अलग-अलग रहना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ दिन के बाद सचिन भी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आ चुका था। अब इसी बीच में मौका पाते ही जब लगभग 1 डेढ़ साल हो जाता है तो बताया जाता है कि लगभग 4 लाख रुपए का दोनों ने मिलकर लोन लिया था, ऋण लिया था और उस लोन का जो कर्ज था, जो उसकी किस्तें थी, वो मिलकर दिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से सचिन के दिमाग में कुछ खुरापाती चल रही थी, इसलिए उसने वो किस्त देना बंद कर दिया और जब किस्तें टूटने लगती हैं लोन की तो वो पूछता है कि भाई ये लोन की किस्त क्यों नहीं दे रहे हो? सचिन ने कहा कि ऐसा है ये लोन की किस्त तो तुम्हें ही भरनी होगी और जब बात भरने की आती है तो वो उसके दिमाग में आ ही जाता है कि जो वीडियो है मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, इसीलिए तुम ही भरो। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार मनमुटाव होने लगता है, विवाद होने लगता है। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र को ये बात पता चलती है कि सचिन ने उसकी पत्नी की वीडियो बना ली है, वही नग्न वीडियो, वो बार-बार रिक्वेस्ट करता है कि भाई इन्हें डिलीट कर दो, मेरी पत्नी का मामला है, लेकिन वो डिलीट भी नहीं करता था और उसकी पत्नी को लेकर उसके मन में गंदी-गंदी बातें भी बढ़ रही थी। इसी बात को लेकर शैलेंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वक़्त आगे बढ़ रहा था, 24 मार्च 2025 की रात उसने शैलेंद्र ने सचिन से कहा कि सचिन अगर तुम्हें दिक्कत कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम मेरे कमरे पर आ जाओ। वैसे भी तुम अकेले हो, पार्टी करेंगे, खाएँगे, पिएँगे, मस्ती करेंगे। जैसे ही सचिन को ये बात पता चलती है, सचिन उसके रूम पर तुरंत जो है पहुँच जाता है। जो सचिन होता है वो वेदांता सोसाइटी में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन पत्नी चली जाती है मायके में, अपने वहाँ पर एक शादी विवाह था और ये जो दोस्त है उसका शैलेंद्र, ये हरिधाम सोसाइटी में रहता था। हरिधाम सोसाइटी में 24 तारीख को ये पार्टी रखी गई थी। दोनों दोस्त खूब जम के शराब पीते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं। इसी बीच में इसके पहले प्लानिंग ये थी शैलेंद्र की कि जैसे ही ये सो जाएगा, वो मोबाइल निकालेगा और मोबाइल से वो इसका पिन था उसको तो मालूम ही था और जो वीडियो फोटोग्राफ्स थे उसकी पत्नी के उनको डिलीट कर देगा। लेकिन वो भी बहुत चालाक था सचिन, इसने अपने मोबाइल को किस तरह से छुपा के रखा था जिससे कि कोई ना पता चल सके। शैलेंद्र आखिरकार उस मोबाइल तक पहुँच जाता है और जैसे वो वीडियो जो फ़ोटो थी, उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा था, सचिन की आँखें खुल जाती हैं। और इसी बीच में इन दोनों के बीच जो है छीना-झपटी होती है, हाथापाई हो जाती है। मोबाइल छीनने को लेकर बात आगे बढ़ जाती है। यहीं पर मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट के दौरान ही शैलेंद्र का गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। वो रसोई में किचन में जाता है और जाकर एक चाकू उसकी गर्दन पर मार देता है, जिसकी वजह से वो खून से लथपथ हो जाता है। उसको और चाकू मारे जाते हैं, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ से आराम से वो मरा हुआ पड़ा है, वो आराम से वो सो जाता है। दिन निकलता है 25 तारीख को, फिर से अपनी ड्यूटी पर वो जाता है। जो दहेज इलाका है, वहाँ बायोटेक कंपनी है, नौकरी करता था। नौकरी के बाद जब वापस लौट कर आता है, तो वहाँ से आने के बाद वो सबसे पहले बाज़ार जाता है और बाज़ार से कुछ ज़रूरी चीज़, कुछ सामान खरीदता है। जैसे कि आरी, जिससे कि वो उसकी लाश को काट सके, साथ ही वो पॉलीथीन खरीदता है जिसमें कि वो पैक कर सके। घर साफ करने के लिए खूब सारे कपड़े खरीद लेता है, जैसे कि साड़ियाँ मिलती हैं, पुरानी धोतियाँ मिलती हैं। इस तरह से उसमें जो ब्लड घर में फैला हुआ था, उसके बाद लेडीज़ गाउन खरीदता है और एक दुपट्टा खरीदता है। अब ये सब लेकर आता है, उसके बाद फिर घर आने के बाद लाश के अलग-अलग लगभग 9 टुकड़े करता है और 9 टुकड़े करने के बाद उनको पॉलीथीन के अंदर पैक करता है। पैक करने के साथ-साथ ही वो यहाँ से अब कुछ इन इलाकों में अलग-अलग जगह पर उन टुकड़ों को फेंकना शुरू कर देता है और जब फेंकने के लिए जाया करता था, तो वो लेडीज़ गाउन पहनकर जाया करता था, साथ ही वो दुपट्टा ओढ़ कर जाया करता था, ताकि अगर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो आ जाए, तो जो उसकी कद और काठी है, वो सीसीटीवी कैमरे में ना आ सके। वो लोगों को लगे कि कोई लड़की है या फिर कोई महिला है। वो पॉलीथीन लेकर जाता था और आराम से जो है
इस तरह से उसने 3-4 दिन में मिलकर जो लाश थे उसके उन टुकड़ों को फेंक देता है। साथ ही वो चालाकी करता है, जो एटीएम कार्ड होता है उसका, उस एटीएम कार्ड पर उस पर पिन लिख देता है ताकि किसी को मिल जाए, वो जैसे ही उस एटीएम से पैसे निकालेगा पकड़ा जाएगा। और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अच्छी चाल चली थी। साथ ही उसने चाल ये चली थी कि उसने मोबाइल जो था उसका, उससे टेक्स्ट मैसेज कर रखा था, खुद सचिन बनकर शैलेंद्र बातचीत कर रहा था ताकि घर वालों को लगे कि वो ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। उसने एक कहानी रची थी कि वो बेंगलुरु आ चुका है, उसे किसी और महिला से शादी करनी है, प्यार हो गया है, उससे किसी का मर्डर हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से दूर जा रहा है, तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। उसकी पत्नी यानी कि पारुल को यकीन नहीं था कि वो उसे कैसे छोड़ सकता है। जब मोहित आता है, एफआईआर दर्ज होती है, कहानी सामने आती है, शैलेंद्र पकड़ा जाता है, शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ना तो वो मोबाइल मिला जिसमें वो वीडियो थी, फोटोग्राफ्स थे, साथ ही ना वो कपड़े मिले जो बाजार से खरीदे गए थे, जिससे कि कमरा वगैरह जो ब्लड फैला था वो साफ किया गया था। ना ही वो आरी मिली जिससे कि लाश को टुकड़ों में काटा गया था और उसके जो टुकड़े किए गए थे। पुलिस सबूत जुटाने के लिए अदालत से रिमांड मांगी गई है, लगभग 8 से 10 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड के बाद शैलेंद्र क्या क्या बताए, क्या कहानी लोगों के सामने आएगी, जो अभी तक उसने प्राथमिक जांच में बताया है, पूछताछ में बताया है कि वही सही है या इसके आगे की कोई और कहानी होगी, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, दोस्त ने अपनी दोस्त की पत्नी के बारे में जैसा गंदा और घिनौना सोचा, उसके साथ उसने गलत बहुत ज्यादा वीडियो उसका नग्न बनाया, और जब ये कहानी बनी तो बाकी सब इसमें गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है कि जिसके साथ इतना सारा लंबा वक्त बिताया वो आखिरकार इतना गंदा, इतना बड़ा कैसे सोच सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।